एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आपको पता है ईएसआईसी का एग्ज़ाम जो कि होने जा रहा है 7 जुलाई को। आरआरबी का एग्ज़ाम भी जल्दी ही आउट हो जाएगा एंड साथ ही में हम नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली हर टाइप का एमसीक्यू इस चैनल पे करवा रही हूँ। 410 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, आज हम करने जा रहे हैं 411 क्वेश्चन, और इसमें से अगर 5-10 क्वेश्चन भी आपको आते हैं सो ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सो प्रीवियस वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही में अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है, मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरा जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, 999 का, ओनली 999 का क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड जो है ये क्रैश कोर्स लेने वाला है। इसमें आपको मिलने वाली है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लेक्चर्स, जो भी ईएसआईसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी करेंगे हम, प्लस इसमें हर एक सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज करेंगे एंड टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। रेगुलरली संडे आपका टेस्ट होता है। साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी ईएसआईसी के हैं बिफोर एग्जाम हम एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे, बाई चांस उनमें से क्वेश्चन आता है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये बैच जो है क्रैश कोर्स स्पेशली ज्वाइन कर सकते हैं। टिल योर ईएसआईसी ये क्रैश कोर्स चलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स रहेगा। एंड अगर कोई बच्चा अभी भी ईएसआईसी के लिए फुल थ्योरी के लिए जाना चाहता है तो 2499 में फुल थ्योरी बैच जो है ईएसआईसी का आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज सब कुछ मिलने वाला है, प्लस टेस्ट सीरीज। तो आप फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप फुल थ्योरी कर लीजिए, चाहे आप क्रैश कोर्स कर लीजिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो कि है 411th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है। Which of the following is a most common cause of a ophthalmic neonatum? So इनमें से कौन सा most common cause है ophthalmic neonatum का? So ophthalmic neonatum क्या है? ये एक जो बच्चा होता है, न्यूनेट होता है, उसकी आई में इन्फेक्शन हो जाता है और मोस्ट कॉमनली ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सो इसके पीछे का रीज़न क्या है होने का? सो आपके पास ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकेना, स्टेफाइलोकोकस आयोरिस, नेसेरिया गनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। सो देखो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑप्थेल्मिक न्यूनाटम। सो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है फ्रॉम द वजाइनल कैनाल, ठीक है, फ्रॉम द वजाइनल कैनाल से जैसे ही वो डिलीवरी कैनाल से डिलीवर होता है, सो अगर मदर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो उसकी सिक्रीशंस जो है वो बच्चे की किसकी, उसकी जो सिक्रीशंस है, वजाइनल सिक्रीशंस होंगी एसटीडी वाली, वो बच्चे की आईज को अफेक्ट करती है, आईज के कांटेक्ट में आती है, जिससे बच्चे को क्या हो जाता है, ऑप्थेल्मिक न्यूनाटम हो जाता है। और ये ज़्यादातर इन्फेक्शियस वजाइनल सिक्रीशंस की वजह से आई कांटेक्ट में बच्चे के साथ ड्यूरिंग द डिलीवरी देखने को मिलती है। सो आपको पता ही है, इनमें से जो एसटीडी है उसकी मोस्ट कॉमन जो देखी गई है दैट इज़ द रीज़न ऑफ नेसेरिया घनोरिया। अगर किसी मदर को नेसेरिया घिनोरिया है, ठीक है, तो उसकी सिक्रीशंस के कॉन्टैक्ट में आके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, और ये कब देखने को मिलता है, विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये हमें विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी देखने को मिलता है। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो गई उसके 30 डेज में ही आपको ये देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑप्थेल्मिक न्यूनाटम हमें कम देखने को मिलता है। सो विद इन द 30 डेज ऑफ द डिलीवरी जो है हमें बच्चे में देखने को ये मिलता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट? सो इनमें से क्या चीज़ जो है पार्ट नहीं है टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट? सो ये एक हार्ट डिसऑर्डर है, आप लोगों को पता है, जो कि हमें बच्चों में देखने को मिलता है। इस डिसऑर्डर में 4 डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। सो उनमें से कौन सा जो ये आपको ऑप्शन दिए हैं नहीं है? पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। सो जो 4 हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं हमारा, एक तो वीएसडी वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एक होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एक होता है ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, एंड एक होता है हमारे पास पल्मनरी स्टेनोसिस, जो पल्मनरी वॉल्व है उसका क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो सकता है। सो स्टेनोसिस हो जाता है। सो ये पूरी 4 डिसीज कंडीशन से पेशेंट के बनता है। सो इनमें से जो ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ये हमें भी टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट में नहीं देखने को मिलता। सो जो ये है ये इसका पार्ट नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है ऑफ द पीडियाट्रिक इन द क्वेश्चन पेपर। सो अच्छे से इस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑफन द फर्स्ट सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिसीज, इसमें से फर्स्ट सिम्टम पार्किंसंस डिसीज का क्या होता है, ठीक है। सो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो पढ़ते हैं, हेडेक, नोजिया एंड योर शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड हेड टर्निंग ऑफ हेड। सबसे पहले पार्किंसंस डिसीज का थोड़ा सा डिटेल देती हूँ मैं, पहले भी पार्किंसंस डिसीज का आपको समझा चुकी हूँ। देखो ये ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है पेशेंट की मूवमेंट को। किसको अफेक्ट करता है, पेशेंट की मूवमेंट को। सो सबसे पहले इसमें जो हमें देखने को मिलता है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इन तीनों चारों ऑप्शंस में मूवमेंट जो हो रही है वो इसी ऑप्शन में हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 में, शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड फुट। देखो हेडेक, नोजिया एंड टर्निंग ऑफ हेड इज नॉट अ मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ये कैसे अफेक्ट करता है मूवमेंट को, जो नर्व सेल्स है उनको ये डैमेज कर देता है, नर्व सेल्स जो है ब्रेन के उनको ये डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, क्वेश्चन ये भी आता है कि पार्किंसंस डिसीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो ड्रॉप होता है, तो डोपामिन, ठीक है, डोपामिन का लेवल जो है इसमें कम हो जाता है। तभी तो ये सीएनएस डिप्रेसेंट है, सीएनएस की प्रॉब्लम है, डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से सीएनएस डिप्रेस रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बहुत डिप्रेस्ड रहता है, और पार्किंसंस के डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स ये देता है। सो न्यूरोट्रांसमीटर पे भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और इसके मूवमेंट्स अफेक्ट और नर्व सेल डैमेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसका फर्स्ट साइन जो है कि पेशेंट को ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड फुट। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेमर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अ करेक्टरिस्टिक्स बाय रीअकरेंट फ्लैशबैक्स ऑफ इमेजेस, थॉट्स एंड ड्रीम इज। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, जब पेशेंट को पुरानी थॉट्स, ड्रीम के फ्लैशबैक्स आते हैं बार बार, फ्लैशबैक्स ऑफ इमेजेस एंड रीअकरेंट फ्लैशबैक मतलब बार बार उसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं इमेजेस, थॉट्स के। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। लाइक कि पेशेंट को कोई भी उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाता, नाइट में उसको बार बार वही रीअकरेंटली क्या आते हैं, ड्रीम्स आते हैं अबाउट दैट एक्सीडेंट, बार बार वो इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, देन इट इज़ कॉल्ड अ पोस्ट ट्रोमैटिक। पोस्ट मतलब पिछला, ट्रोमैटिक मतलब कोई दुर्घटना जो है उसको स्ट्रेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर रही है, उसको उस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है बार बार, दिस इज कॉल्ड अ पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट विद द इंक्रीज्ड आईसीपी। सो इनमें से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, जिसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है इंक्रीज है। प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन टू द क्लाइंट, यूज ब्राइट लाइट इन द रूम, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड बाय 15 से 30 डिग्री, 2 आवर सक्शनिंग। सो आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो हम पेशेंट का हेड ऑफ द बेड एलिवेट करते हैं बाय 15-30 डिग्री से। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता, अब सबको ये तो पता है कि हेड ऑफ द बेड एलिवेट करना है, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम आईसीपी वाले पेशेंट का हेड बेड एलिवेट क्यों कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है कि जो वीनस रिटर्न है एक तो वो प्रॉपर होता है, दूसरा ये पेशेंट का आईसीपी जब इंक्रीज होता है तो इसको बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया, हेडेक, ठीक है, फोनोफोबिया होता है, ऊंची आवाज़ से प्रॉब्लम होना। सो देखो अगर आप सक्शनिंग करोगे तो नेगेटिव प्रेशर से पेशेंट का और आईसीपी इंक्रीज हो सकता है, सो ये तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा है ब्राइट लाइट, पेशेंट को फोटोफोबिया होता है इंक्रीज आईसीपी में, तो आप ये भी बिल्कुल नहीं करोगे। सुपाइन पोजीशन दोगे तो जो वीनस रिटर्न है, जो रिलीज ऑफ द प्रेशर है, वो ग्रेविटी के थ्रू को नहीं आएगा और पेशेंट को इससे प्रॉब्लम होगी। सो सबसे अच्छा होता है कि आप उसका हेड ऑफ द बेड एलिवेट कर दो, उससे वीनस रिटर्न अच्छे से आता है और पेशेंट का जो हेडेक है, जो इंक्रीज प्रेशर है, जो नॉजिया वॉमिटिंग उसे फील हो रहा है, हैवीनेस इन द हेड फील होती है,
वो उसे फील नहीं होती है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा, सो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता है, इट मीन्स गुड, बट उसके पीछे का अगर रीज़न पता है देन आप उसके साथ के कोई भी ऑप्शंस जो है वो कर सकते हो, उसके साथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वो प्रॉपरली आप कर सकते हो। सो ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन पता है ये ठीक है, पर उसके साथ साथ उसका ये भी पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है। अच्छा हाँ, एक आता है सॉरी, नॉर्मल आईसीपी क्या होता है? नॉर्मल आईसीपी क्या होता है? दैट इज़ योर 8 से 15 ऑफ एचजी। काफ़ी बुक्स में ये 10 से 15 ऑफ एचजी भी लिखा है, पर ये हम नॉर्मल काउंट करते हैं। सो ये जब भी आपको आए क्वेश्चन तो आप इन दोनों में से अगर कोई भी दिखता है तो आप उसको टिक लगा के रख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे दूँ बैच की। सो जिसको सुनना है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ईएसआईसी का 999 का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है। 999 के क्रैश कोर्स में आपको मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी जो कि ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी करवाऊंगी। हर एक सब्जेक्ट्स का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि रिपीट होता है, वो मिलेंगे। साथ ही में हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और हर एक टाइप का एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगी। साथ ही में इसमें आपको टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस भी मैं करवाने वाली हूँ। क्रैश कोर्स आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाला है, आपको लाइव भी देखने को मिलेगा एंड इसमें रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। 999 का क्रैश कोर्स है। सो आप ये इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अभी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्रैश कोर्स आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो अगर आप वर्किंग हो, आप सेटल नहीं कर पा रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स, और अगर आप ईएसआईसी के साथ साथ आरआरबी एंड नॉर्सेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो उसके लिए मेरे पास, अगर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर, तो देखो ईएसआईसी के एग्ज़ाम में बेसिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फुल जो 4 मंथ्स का बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको करवाती हूँ अनाटमी प्लस फिजियोलॉजी। आपका बेसिक क्लियर करते हैं सबसे पहले, फिर हम थ्योरी की तरफ चलते हैं, फुल थ्योरी करते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाते हैं, एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो दोनों में से कोई भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से। क्लियर? सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है आप लोगों का 416 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स? सो जो एनाफिलेक्टिक शॉक्स होते हैं पेशेंट को, उनको हम किसके साथ जो है ट्रीट करते हैं? सबसे पहले तो एनाफिलेक्टिक शॉक्स क्या होते हैं? जब भी किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक्स। और ये विद इन सेकेंड्स और मिनट्स में होता है, मतलब कुछ ही मिनट्स में पेशेंट को रिएक्शन आ जाएगा और कुछ ही सेकेंड्स में पेशेंट को रिएक्शन आ जाएगा। जैसे कि किसी पेशेंट को किसी बी ने काट लिया, या फिर उसे पीनट बटर से एलर्जी है या फिर ग्लूटेन से एलर्जी है, सो एक एलर्जिक रिएक्शन आता है, उसको बोलते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। तो इसको हम ट्रीट किससे करते हैं? एड्रेनालिन, प्रोपेनोल, एनेप्रोल, डिजॉक्सिन। सो इसको हम करते हैं एड्रेनालिन से, जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एड्रेनालिन जो है किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो एनाफिलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस है। प्रोपेनोल एंड एनाप्रिल्स जो है हाई बीपी में देते हैं हम, हाइपरटेंशन में देते हैं। डिजॉक्सिन जो है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में दी जाती है, इट्स अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse encourages a post-operative patient to move his leg contracting. The leg muscle helps to prevent which post-operative complications? So post-operative ऑपरेशन के बाद नर्स पेशेंट को कह रही है कि थोड़ी लेग्स की मूवमेंट करे, क्योंकि वो लेग्स की मूवमेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव कौन सी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकती है? सो इट्स अ पोर्टल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोस्टैटिक निमोनिया, ऑल ऑफ द अबव। अबव आएगा इसको यहाँ पे। सो देखो, अगर पेशेंट बहुत लंबे समय से बेड रिडन है, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और वो थ्रोम्बोसिस को, अगर पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाता है तो वो एम्बोलाई की फॉर्म में लंग्स में पहुंच के पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। सो वेन के बीच में थ्रोम्बोसिस जो है मूव करेगा तो फॉर्म ऑफ एम्बोलाई ले लेगा। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट की बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए उसकी मूवमेंट कराते हो बॉडी की। नेक्स्ट लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ ऑल द exams. A patient with episodes of epistaxis, which of the following action should the nurse take place? तो एक पेशेंट आया है आपके पास ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है, उसके नोज से ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। सो उसके लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या लोगे?
सो फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग आइस टू द बैक ऑफ द पेशेंट नेक, टिपिंग द पेशेंट बैकवर्ड एंड encouraging swallowing, determine if the patient has a history of hypertension, having the patient lean forward and pinch the nose. So सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट को पहले तो फॉरवर्ड कर दो. ऐसा क्यों, उसको बैकवर्ड क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आप बैकवर्ड करोगे तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस है, एस्पिरेशन, उस ब्लड के एस्पिरेशन, क्योंकि नोज से ब्लीडिंग हो रही है. सो देयर इज अ चांसेस ऑफ द एस्पिरेशन, वो नोज से लंग्स में पहुंच जाए. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैकवर्ड तो आपको कभी नहीं करना होता. और अभी आपको ब्लीडिंग बंद करवानी है, आप उसका फर्स्ट स्टेप उसकी हिस्ट्री नहीं लोगे, सबसे पहले एक्शन लोगे. ठीक है, आइस नहीं लेनी, बैक ऑफ द पेशेंट नेक पे कुछ करने से उससे कुछ भी नहीं होगा. सबसे पहले पेशेंट को लीन फॉरवर्ड करो, जैसे कि ये चेयर है. ठीक है, और पेशेंट को ऐसे उसका हेड आएगा, उसको लीन फॉरवर्ड करो और लीन फॉरवर्ड करके उसकी नेक नोज को जो है पिंच कर दो. ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4. और ये रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, एंड हेल्पिंग टू रिजॉल्व अ क्राइसिस सिचुएशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्सेज. तो जब आप क्राइसिस सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? मीट ऑल डिपेंडेंसी नीड, इनकरेज सोशलाइजेशन, सपोर्ट ईगो स्ट्रेंथ, इन्वॉल्व द पर्सन इन अ थेरेपी ग्रुप. सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसकी ईगो स्ट्रेंथ को सपोर्ट करो, क्योंकि देखो सबसे पहले तो पेशेंट को जो है खुद का होना चाहिए कि मैं ये चीज़ों से निकल सकता हूँ, मैं प्रॉपरली इन चीज़ों का सब कुछ कर सकता हूँ. ठीक है, सो जो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा वो बिल्कुल राइट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स डेफिशिएंट इज अ डिफरेंस बिटवीन. सो पल्स डेफिशिएंस जो है वो डिफरेंस किसके बीच का है? रेडियल अल्नल, रेडियल फिमोरल, रेडियल एपिकल, रेडियल कैरोटिड. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आप पल्स डेफिशिएंट किसको बोलते हो. एंड इसके बाद जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम को बोलते हैं हाइपोक्सीमिया और टिश्यू को बोलते हैं हाइपोक्सिया. ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखना है, दोनों में आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों. क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अभी भी आप ESIC का क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले. अभी है आप लोगों के पास टाइम कि आप सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कर पाओ. सो ओनली 999 का क्रैश कोर्स है. इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम ESIC के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQ क्लासेस देने वाले हैं आप लोगों की, प्लस हर एक सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज करवाएंगे एंड प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे. सो ये क्रैश कोर्स है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं तो 2499 का फुल थ्योरी बैच है, जिसमें एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी बेसिक आपका क्लियर होगा. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको करवाई जाएंगे, MCQ क्लासेस आपके लिए जाएंगी, टेस्ट सीरीज कराया जाएगा एंड प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन हम करेंगे. सो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कर सकते हो. एंड ऑल द बेस्ट. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड. एंड मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में. ऑल द बेस्ट.